गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग हमारा वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर जो है डायरेक्ट सर्च करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जहां भी आपके डाउट्स हों कमेंट ज़रूर करें। तो आइए देर ना करते हुए हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? इस टेंस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जारी रखना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स हो जाएगा कि जिस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाए उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस की हिंदी वाक्य का पहचान क्या होता है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि लगा रहता है। एग्जाम्पल्स हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया है? रहे हैं आया है। तो और इसके बाद माली फूल तोड़ रहा है, इसमें भी देखिए रहा है आया है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें भी रहे हैं आया है। क्या तुम अमेरिका जा रहे हो, यहाँ रहे हो आया है। तो इस तरह से सभी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। तो यह सेंटेंस जो है, जो भी सेंटेंस रहेगा जिनके वाक्य अंत में रहे हैं आएगा, रहा है आएगा, तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगेंगी। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर लगेगा। देखिए इज का प्रयोग कहाँ होता है? बता रहे हैं कि ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता, यानी एक वचन में जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सब एक वचन होते हैं। या और कोई ऐसी चीज़ जो एक वचन है उसके साथ हम इज लगाएंगे। इसके बाद यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आई है, उसके साथ आई एम का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया के तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगाने के कुछ नियम्स होते हैं। तो आईएनजी लगाने के नियम में रूल नंबर 1 क्या कहता है? कह रहे हैं कि जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई है उनमें आईएनजी लगाते समय ई हटा दी जाती है। इन्हें जिस भी शब्द में ई आएगा आईएनजी लगाते समय हम क्या करेंगे? ई को हटा देंगे। जैसे कम में देखिए ई आया है लास्ट में और आईएनजी लगाएं तो कम में ई हट गया, कमिंग हो गया। गिव में ई हट गया, गिविंग हो गया। मेक में ई हट गया, मेकिंग हो गया। टेक में ई हटा, टेकिंग। राइट में ई हटा, राइटिंग। शेक में ई हटा, शेकिंग। और लिव में ई हटा, लिविंग। लव में ई हटा, लविंग। सेव में ई हटा, सेविंग। और कम में ई हटा, कमिंग। इन्हें देखिए सब वर्ड्स के अंत में ई आया हुआ था, तो हम क्या करेंगे? जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे। इसके बाद रूल नंबर 2 कहता है कि जिन वर्ब्स के अंत में कोई एक ही व्यंजन हो, यानी शब्द के अंत में क्या हो? कोई एक ही व्यंजन हो और उससे पहले कोई एक स्वर यानी वावेल हो। वावेल अंग्रेजी में कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू हो, तो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। तो यानी कि जब इनमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो जो अंतिम शब्द रहेगा वह क्या होगा? डबल हो जाएगा। जैसे स्टॉप में देखिए पी एक जो है कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ओ जो आया है वो वावेल है, इसलिए आईएनजी लगाएंगे तो पी क्या होगा? डबल हो जाएगा, स्टॉपिंग। इसी तरह सट है, सट में टी देखिए कॉन्सोनेंट है, यू क्या है? वावेल है, और आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा? शटिंग। सिट में भी देखिए वही चीज़ है, कॉन्सोनेंट और उससे पहले वावेल, क्या हो गया?
सीटिंग हो गया। पुट में देखिए टी कॉन्सोनेंट है और यू क्या है, वावेल है, इसलिए आईएनजी लगाने क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, पुटिंग। इसी तरह कटिंग, रनिंग, ये सब क्या है, सब जो है लास्ट का जो लेटर होगा वह डबल हो जाएगा। इसके बाद रूल नंबर 3 कहता है कि जिन वर्ब्स के अंत में वाई या यल हो, क्या हो, वाई या डबल यल हो, उनमें आईएनजी लगाते समय वाई या डबल यल नहीं हटाए जाते हैं, यानी कि ये हटेंगे नहीं। जैसे क्राई में लास्ट में क्या है, वाई आया है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे नहीं, उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। और इसके बाद क्या है, किल है, किल में देखिए डबल एल आया है, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो सिर्फ किलिंग कर देंगे। टेल में भी डबल एल आया है, तो हम क्या करेंगे, एक भी लेटर हटाएंगे नहीं, सिर्फ आईएनजी जोड़ देंगे, टेलिंग। बाई में वाई आया है तो बाइंग हो जाएगा। काल में देखिए आया है कालिंग। इसके बाद प्लेइंग, फ्लाइंग और सेलिंग, यानी कि इसमें हम अगर वाई आता है लास्ट में और डबल एल आता है तो हम आईएनजी लगाते समय एक भी लेटर हटाएंगे नहीं, सिर्फ हम आईएनजी उसमें जोड़ देंगे। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 4 का। कहता है कि जिन वर्ब्स के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 हैं, सबको पता है, और उससे पहले दो वावेल्स हों तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। जैसे रीड, देखिए रीड में लास्ट में डी आया है, उससे पहले दो वावेल ई और ए हैं, तो हम क्या करेंगे, ए डबल नहीं होगा, इसमें डी सिंगल ही रहेगा, तो क्या हो गया, रीडिंग। ऐसे वीप में देखिए पहले दो वावेल हैं, फिर पी है, इसलिए पी डबल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वीपिंग में सिंगल पी रहेगा। इसी तरह स्लीप है, स्लीपिंग, बीट है, बीटिंग, और कीप है, कीपिंग। इसके बाद हियर है, हियरिंग, और मीटिंग, वेटिंग, और बियरिंग। तो इसमें यानी कि जिस वर्ब के अंत में कोई एक कॉन्सोनेंट होगा और उससे ठीक पहले दो वावेल होंगे, तो उनमें हम क्या करेंगे, लास्ट लेटर को डबल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी जोड़ देंगे। ये हमारा चौथा रूल कहता है। इसके बाद रूल नंबर 5, जिन वर्ब्स के अंत में आई ई हो तो उनमें आईएनजी लगाते समय आई को हम वाई में बदल देते हैं, यानी कि आई ई किस में बदल जाता है, वाई में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल है लाई, LIE आया है, आईएनजी लगाएंगे तो आई ई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो लाइंग हो जाएगा। इसी तरह डाई है, डाई में देखिए लास्ट में आई आया है, तो आईएनजी लगाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, डाइंग। फिर टाई है, टाइंग। तो जहाँ भी जिस भी वर्ब के अंत में आई आएगा, हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ते समय उसको वाई में बदल देंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद रूल नंबर 6 कहता है जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई या वाई ई आया हो उन शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम ई नहीं हटाते हैं। जैसे सी, देखिए यहाँ गलत हो गया है, सी है, सी में क्या करेंगे, डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देंगे, सीइंग हो जाएगा। फ्ली का फ्लिंग हो जाएगा। इसके बाद डाई, वाई ई आया है देखिए लास्ट में, तो हमको हटाना नहीं है कुछ, डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ देना है। एग्री, एग्रीइंग। इस तरह से डबल ई आएगा, सिंगल ई आएगा तो हम क्या करेंगे, हटाएंगे, लेकिन वाई के बाद ई आएगा तो उसको नहीं हटाएंगे, और डबल ई आएगा तो नहीं हटाएंगे, बाकी सब में क्या करेंगे, हटा देंगे। ये रहा हमारा आईएनजी लगाने का नियम। अब आइए ट्रांसलेशन देखते हैं। अब देखिए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला पहले भी बताए जा चुके हैं, सेम फार्मूले चलते हैं, सिर्फ सहायक क्रिया और जो है वो आपकी फॉर्म बदलती है, बाकी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सेम रहेगा। अगर एक टेंस का आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया तो बाकी टेंस के लिए स्ट्रक्चर के लिए आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म बदल देनी है। तो पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हो जाएगा। रूल नंबर 1, तारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं। अब देखिए इसमें
क्रिया क्या हो रही है? टिमटिमाने की, वर्ब हो गई। कौन टिमटिमा रहा है? तारे। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कहाँ टिमटिमा रहे हैं? आकाश में। पहले मैं की अंग्रेजी फिर आकाश की अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा? स्टार्स। स्टार क्या है? प्लूरल है, इसलिए हम क्या करेंगे? आर लगा देंगे। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। फिर दूसरा सेंटेंस है, बकरी मैदान में चर रही है। अब क्रिया क्या हो रही है? चरने की। तो ये क्या हो गया? वर्ब। इसके बाद कौन चर रहा है? बकरी। ये क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। कहाँ चर रही है? मैदान में। तो गोट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या हो जाएगा? गोट इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसमें वर्ब क्या है? लिखना। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है? मैं। और पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फार्मूले पर रखेंगे, पहले सब्जेक्ट आई, फिर आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम, फिर वर्ब लिखना का राइट, राइटिंग हो जाएगा ए लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, एम, आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाएंगे। एक सेंटेंस आपको करके दिखाया गया है, राम मैदान में नहीं खेल रहा है। तो आप क्या करेंगे? पहले सेंटेंस को तोड़िए। देखिए इसमें क्या आया है? वाक्य के अंत में रहा है आया है। इससे पता चलता है कि कौन से टेंस है? कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्रिया क्या हो रही है? खेलने की हो रही है। कौन खेल रहा है? राम। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कहाँ खेल रहा है? मैदान में। और नहीं के लिए क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। फार्मूले पर रख दीजिए, तोड़ लिए सेंटेंस। तो पहले सब्जेक्ट राम, फिर राम के अनुसार सहायक क्रिया इज, फिर तुरंत क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब प्ले मीन्स खेलना, खेलना, प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। कहाँ खेल रहा? मैदान में। पहले मैं की अंग्रेजी इन द फील्ड। ये क्या हो गया? ट्रांसलेशन आपका हो गया। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला क्या वाले प्रश्न होते हैं, जिनमें हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या आता है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय हम क्या करते हैं? सबसे पहले इज, एम, आर को यानी हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, वह अपना कार्य कर रहा है। वाक्य के अंत में क्या है? रहा है। ये भी क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब इसमें देखेंगे वर्ब क्या है? करना। करना क्या है? वर्ब है, ये वर्ब हो गई। सब्जेक्ट क्या है? वह सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अपना कार्य ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए क्या के लिए हमको कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही के अनुसार हम क्या करेंगे? इज को लगा देंगे पहले। इज ही। डू मीन्स करना, डू में आईएनजी लगा, डूइंग हिज वर्क। इज ही डूइंग हिज वर्क। इसके बाद इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या करेंगे? हमको कुछ नहीं करना है। देखिए फॉर्मूला सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट और लग गया है। उसी तरह तोड़कर आप क्या करेंगे? बनाएंगे। क्या हम चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं? तो यहाँ देखिए दो दो वर्ब आई है, एक देखना और एक जाना। तो जो लास्ट वाली वर्ब होगी वही क्या होगी? मेन वर्ब होगी। और उसी में हम क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। और जो दूसरी वर्ब आएगी वो बाद में आएगी, जहाँ भी आएगी उसमें हम क्या करेंगे? उससे पहले टू लगा देंगे, अर्थात उसको हम इन्फिनेटिव बना देंगे। तो ट्रांसलेशन करते हैं। पहले क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? वी प्लूरल है, इसलिए क्या हो जाएगा? आर वी। फिर नॉट गोइंग टू सी द जू। आर वी नॉट गोइंग टू सी द जू। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो दूसरा रूल आता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आता है, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं बताया गया है। पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे सेंटेंस है, तुम क्या सोच रहे हो? अब देखिए क्या कहाँ आ गया? बीच में आ गया।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम के अनुसार सहायक क्रिया आर लगाएंगे, व्हाट आर, फिर सब्जेक्ट यू, सोचना थिंकिंग हो जाएगा, व्हाट आर यू थिंकिंग, इसमें अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ देंगे। अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो गया तो इसमें भी देखिए फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट और लगा देंगे। तो इसका सेंटेंस देखते हैं, तुम यह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, तो व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क, क्या हो जाएगा, व्हाई, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर जो है सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के अनुसार आर लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, डू मीन्स करना, डूइंग, दिस वर्क यह कार्य, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड और नाउन दोनों आते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से संबंधित नाउन अर्थात कितना, कितने और कौन सी वाला क्वेश्चन वर्ड आता है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसका अनुवाद करते समय हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उससे संबंधित जो नाउन होती है उसको दोनों को एक साथ रखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाते हैं। जैसे बच्चा कितना दूध पी रहा है, अब देखिए यहाँ क्रिया क्या हो रही है, पीने की, तो वर्ब हो गई पीना, कौन पी रहा है, बच्चा, बच्चा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है कितना और उससे संबंधित नाउन क्या है, दूध, तो क्रम से रखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड कितना की अंग्रेजी हाउ मच, फिर नाउन क्या है दूध मिल्क, हाउ मच मिल्क, फिर हेल्पिंग वर्ब इज द चाइल्ड, चाइल्ड क्या है एक वचन है तो इसलिए इज लगेगा, द चाइल्ड ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क द चाइल्ड, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो गया तो इसमें भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और कुछ नहीं करना है। सेंटेंस आपको दिया गया है, लड़कियां कौन सी किताब खरीद रही हैं, तो इसमें देखिए कौन सी, पहले खरीदना क्या है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां हैं, खरीदने का काम लड़कियां कर रही हैं, कौन सी क्या है, कौन सी क्वेश्चन वर्ड है, किताब क्या है, उससे संबंधित नाउन है, और इसके बाद ये नहीं जो है क्या है, नॉट है, हमको सब्जेक्ट के बाद लगाना है। क्रम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कौन सी की अंग्रेजी विच, उससे संबंधित नाउन क्या है, बुक, फिर सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, लड़कियां प्लूरल है इसलिए आर हो जाएगा, फिर गर्ल्स नॉट बाइंग, विच बुक आर गर्ल्स नॉट बाइंग, ये हमारा क्या हो गया, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद अगर जो है हिंदी वाक्य का इंट्रोगेटिव वर्ड कौन आया हो, तो उसका अनुवाद करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन की अंग्रेजी हु लगाएंगे और हु के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया इज या आर लगाएंगे। हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है। ये किसका काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, इन दोनों का काम करता है। तो कह रहे हैं मोबाइल कौन बेच रहा है, तो जब ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करेगा तो इसका अनुवाद अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होगा। तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगाते हैं, तो वही सीक्वेंस चलेगा। क्या हो जाएगा, हु इज सेलिंग, सेल मतलब बेचना, सेलिंग द मोबाइल, हु इज सेलिंग द मोबाइल, ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो जिस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं सेम उसी तरह से करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट और लगा देंगे, बस हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। पार्टी में कौन नहीं आ रहा है, तो इसमें कौन की अंग्रेजी हु, फिर इज नॉट कमिंग टू द पार्टी, हु इज नॉट कमिंग टू द पार्टी, ये क्या हो गया,
ट्रांसलेशन हो गया। ये रहा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ट्रांसलेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आईएनजी कैसे लगाना है उसके सारे रूल्स भी आपको बता दिए गए। इसके बाद लास्ट में आपको जो है 2 सेंटेंस दिए, इनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं कि ताकि इस छुट्टी के समय आप लोगों को हेल्प हो सके, आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।